पंजाब के अलग अलग विभागों में चेयरमैन और डायरेक्टर्स की नई नियुक्ति पर बवाल मच चुका है, क्योंकि मान सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी को खुश करने के लिए गैर पंजाबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई ने पंजाब को हाईजैक कर लिया है और सीएम भगवंत मान सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए। पंजाब में चेयरमैन और डायरेक्टरों की नियुक्ति पर मचा बवाल। गैर पंजाबियों के नाम पर विपक्ष ने क्यों जताया ऐतराज? क्या पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने ये सरकार बनाई, क्या वो किसी काम के नहीं हैं? क्या केजरीवाल और सिसोदिया चला रहे हैं सरकार? अफसोस दी गल कि अज पंजाब दे हितां 'च किस तरीके नाल डाके मारे जा रहे हैं और असी चुप करके बैठे हैं। क्या सीएम मान सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए? पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब से हुई 27 मौतों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पंजाब के 31 विभागों में चेयरमैन और डायरेक्टरों की नियुक्ति से सियासत का पारा और चढ़ गया है, जिसके चलते पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बार फिर विपक्षियों के निशाने पर हैं। विपक्षी दल पंजाब की सरकार को कठपुतली वाली सरकार बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हथियार बनाकर सीएम मान पर तंज कस रहे हैं। पंजाब में जो नियुक्तियां करी गई हैं चेयरमैनों की, उसमें उन लोगों को स्थान मिला है जिनका पंजाब के साथ कोई नाता नहीं है। किन्हें बनाया गया है? संदीप पाठक के पीए को चेयरमैन बना दिया गया। एक दिल्ली की प्रवक्ता है, उन्हें चेयरमैन लगा दिया गया और आम आदमी पार्टी के बाहरी स्टेटों से व्यक्तियों ने डायरेक्टर लगा दिया गया। पहले भी ये जो नियुक्तियां थी वो बाहरी लोगों को दी गई हैं। क्या पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने ये सरकार बनाई, क्या वो किसी काम के नहीं है? ये वो लिस्ट है जिसे पंजाब सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक पंजाब सरकार ने 31 लोगों को पंजाब के विभागों में चेयरमैन डायरेक्टर नियुक्त किया है, जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इन नियुक्तियों में गैर पंजाबियों को तरजीह दी गई और लिस्ट में मौजूद पहला नाम दीपक चौहान का है। इसका उदाहरण है जिसे पंजाब सरकार ने पंजाब के बड़े औद्योगिक विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। विपक्ष के मुताबिक दीपक चौहान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के पूर्व पीए हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਏ ਦਾ ਪੀਏ ਪਾਠਕ ਦਾ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਦੀਪ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾਨ ਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਓ ਪਛਾਣਾ ਵੀ पीवी करके। विवाद सिर्फ दीपक चौहान के नाम पर नहीं है। इस कड़ी में दूसरा नाम रीना गुप्ता का है, जिन्हें पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं और एक गैर पंजाबी भी, जिसका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। नए चेयरमैन और डायरेक्टर की नियुक्ति पर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी सवाल उठाते हुए लिखा, ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है? दीपक चौहान पूर्व पीए एट आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से आने वाले गुप्त बॉस संदीप पाठक अब पंजाब के बड़े औद्योगिक विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कोई औद्योगिक अनुभव नहीं, पंजाबी नहीं, योग्यता से अधिक निष्ठा और हाँ, सभी सुविधाएं पंजाबियों की कड़ी मेहनत से कमाए गए करों से मिलती है। इस बीच रीना गुप्ता एक अन्य गैर पंजाबी और पूर्व दिल्ली SCIAA सदस्य अब पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भाई भतीजावाद नहीं, इसे बदलाव कहते हैं। अकाली नेता विक्रम मजीठिया के मुताबिक बदलाव के नाम पर आम आदमी पार्टी पंजाबियों के साथ धोखा दे रही है और सभी नियमों को ताक पर रखकर पंजाब में नियुक्तियां कर रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਕੀ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਫਾਟਕ ਦਾ ਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਾ ਡਿੱਗ ਜੂ? ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾ, ਐਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ? ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੁਸੋਧੀਆ, ਜੈਨ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਦੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ SYL ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਵਰ ਬਲੀਵ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੱਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਏ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। नहीं भाई, वो सच साबित होया, नहीं चुके। सीएम भगवंत मान इन नियुक्तियों को रंगला पंजाब टीम का हिस्सा बता रहे हैं, तो विपक्ष से पंजाबी बनाम गैर पंजाबी बताकर पंजाब के हितों पर डाका डालने वाला बता रहा है। बहरहाल दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है, और ऐसे में जब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पार्टी और उसके आला नेता किसी भी कीमत पर पंजाब को खोना नहीं चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। आज बाघा बॉर्डर पर फिर से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई है, जिसे भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुई लड़ाई के बाद रोक दिया गया था। आज फिर से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई, तो फर्क ये रहा कि पहले की तरह गेट्स भारत और पाकिस्तान के आपस में नहीं खुले, ना ही दोनों ही तरफ से जवानों ने हाथ मिलाया। अब देश में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि जब पाकिस्तान का पानी बंद है, व्यापार बंद है, बातचीत बंद है, तो बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत क्यों? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 12 दिन और बीटिंग द रिट्रीट समारोह शुरू हो गया, लेकिन अब इस फैसले पर कई जगह सवाल उठने लगे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा और पूछा कि बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू क्यों हो रहा है, आखिर इसका औचित्य क्या है। देश में कई एक्सपर्ट पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह दोबारा शुरू करने के फैसले पर सवाल उठाते हैं। वहीं कुछ तो चाहते हैं कि समारोह पर दोबारा विचार किया जाए। सरकार की शायद इंटेंशन, इच्छा ये थी कि भाई थोड़ा सा जो टेंशन्स डेवलप हो गई हैं दोनों मुल्कों के बीच में, उसको थोड़ा कम किया जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा ये बड़ा प्रीमेच्योर सा लगता है, क्योंकि अभी तो देखिए ऑपरेशन सिंधु चल ही रहा है और दोनों मुल्कों के बीच में जो है अभी भी आर्मीज वगैरह जो है बॉर्डर पर तैनात वगैरह है। तो इस तरह का स्टेप जो है थोड़ा सा बाद में ले जाना चाहिए था, तो बेटर रहता बजाय कि अभी के। अटारी बॉर्डर पर हर शाम भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान ड्रिल करते हैं। ड्रिल के बाद सम्मान सहित राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है। इस बॉर्डर पर ही पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ दिवाली, ईद या स्वतंत्रता दिवस पर मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर इसे रोक दिया जाता है, जैसे अभी तक किया गया। बीटिंग रिट्रीट अमृतसर के पास दोनों देशों की सीमा पर 1959 से होने वाला एक अनूठा और उत्साह बढ़ाने वाला सैन्य समारोह है। इसका मकसद दोनों देशों में सकारात्मक प्रतियोगिता और भाईचारे के साथ सौहार्द को लेकर है, लेकिन इसके दोनों ही मकसद पाकिस्तान ने कभी पूरे नहीं होने दिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इस बीटिंग रिट्रीट समारोह की क्या अभी जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ता नहीं दिखता। भारत विरोध की उसकी नीति बदलती नहीं दिखती। इसीलिए भारत ने उससे जुड़ा सिंधु जल समझौता ठंडे बस्ते में डाल दिया। पाकिस्तानी लोगों को वीजा देना बंद कर दिया। तमाम रिश्ते पाकिस्तान से तोड़ दिए गए। ऐसे में सवाल है कि फिर बीटिंग रिट्रीट का क्या मतलब रह जाता है, इससे क्या हासिल हो रहा है।
पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ता है वो सही तरह का रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। वो उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए, किस तरह से भारत को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। तो खाली ये सेरेमनीज करने से तो जो है वो चीजें नहीं सुधर सकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यानी 7 मई से ही अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी बंद थी। 2 हफ्ते तक ये समारोह नहीं हुआ। इसके अलावा गेट भी बंद कर दिए गए। भले बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर दिया गया हो, लेकिन पाकिस्तान को लेकर गर्मजोशी गायब है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए आने वाले दिनों में भी इस कार्यक्रम में पारंपरिक गर्मजोशी देखने को शायद ही मिले। भारत की ओर से इस बार दरवाजे नहीं खोले गए, न ही हाथ मिलाया गया। ऐसे में जानकारों का सवाल है कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के साथ ऐसे कार्यक्रम को जारी रखकर भारत को क्या हासिल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए आज अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हर वर्ग और हर समाज के लोग शामिल होकर देश की एकता और अखंडता का परिचय देते हुए नजर आए। यात्रा में शामिल लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। इस यात्रा की सबसे खास बात यह थी कि इस यात्रा में 100 फुट लंबे विशाल तिरंगे को भी शामिल किया गया था, जो देश की एकता और सम्मान का प्रतीक बना। शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरते हुए बीजेपी की तिरंगा यात्रा लाहौरी गेट पर जाकर समाप्त हुई। अब भारत की वीर सेना का पराक्रम लाहौर में भी दिखता है, भावलपुर में भी दिखता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर भारत की वीर सेना की ताकत स्पष्ट रूप से दिख रही। लाहौर जाने वाले रास्ते पर खड़े होकर हम पाकिस्तान को बता रहे हैं कि भारत की वीर सेना के साथ देश के 140 करोड़ नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और भारत की वीर सेना पर हमें गर्व है। आज सरहदें शांत हैं, लेकिन पहरेदार पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ जंग नहीं, भारत माता की सेवा का संकल्प भी है, वतन परस्ती की सौगंध है। आज पाकिस्तान भी समझ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब नहीं है, बल्कि देश के दुश्मनों को मिट्टी से मिलाने की सौगंध है। युद्ध भूमि में भारतीय पराक्रम ऐसा गरजा कि पाकिस्तान के पैर उखड़ गए। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के करीब पहुंची, वही बॉर्डर जहां बीएसएफ ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने टकराव दी पाकिस्तानी रेंजर्स को। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैनाती इस वक्त लगातार बनी हुई है। 24 घंटे की चौकसी है और ये है एडवांस ऑब्जर्वेशन पोस्ट। आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्तैद जवान खड़े हैं और खास तौर पे आपको दिखा दें, ये वो एरिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आप दूर से देखेंगे आपको वहां पे पाकिस्तान का ऑब्जर्वेशन पोस्ट नजर आएगा, वो देखिए वहां पर। और जो उनकी ड्रोन्स थे, जो इनके मिसाइल्स थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। जो नापाक इरादे थे पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया गया, उनको विफल कर दिया गया। अब ये देखिए, ये जो कांच के शीशे टूटे हैं, वहां से लगातार जिस तरह से मोटार शेलिंग हुई है, ये आप देखिए। 71 के बाद इतना इंटेंस पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं रहा है, लेकिन उन्हें मालूम था कि पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं जवाबी एक हमला जरूर होगा। और उसी तहत हमने देखा है कि किस तरह से बिना कोई मिलिट्री टारगेट को बनाए हुए, बिना किसी चीज को कहते हुए यहां पे जो डिप्लॉयमेंट है वो की गई, ताकि ईंट का ईंट और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। सटीक रणनीति और अचूक प्रहार से सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब से सटे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे ये रॉकेट लॉन्चर की वजह से, ये जो कॉन्सेंटीना वायर्स हैं, आपको बता दें क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, 553 किलोमीटर की करीबन है ये। और आपको यहाँ पे दिखा दें कि ये जो वायर्स हैं ये जगह जगह लगी होती हैं, और खास तौर पे ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत ना हो पाए। और आप ये देखिए कि सामने पाकिस्तान बंकर है और यहाँ पे वहां से एक प्रोजेक्टाइल आया, रॉकेट लॉन्चर आया और उसको
यहाँ से चीर करते हुए अंदर गया। और आपको बता दें कि इन खेतों में से ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो सारे हटाए गए ताकि कोई ना कोई गांव वाला है या कोई सिविलियन है वो कहीं उसको इंजरी ना हो जाए। दरअसल 9 और 10 मई की रात पाकिस्तानी सेना की तरफ से अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की गई। ये घुसपैठ एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन मुस्तैद जवानों ने पाकिस्तानी साजिश को सरहद पर ही गाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर जवानों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल था, पर उससे ज्यादा था नाक और साक का, वो भी देश का। और आपको दिखा रहे हैं किस तरह नजदीकी ये फाइट है। आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके बिल्कुल नजदीक। खासतौर पर ये देखिए कि सीधा सीधा गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो जवान हैं वो डटे रहे, कोई कदम पीछे नहीं गया, वहां पे सीधा सामना किया दुश्मनों का और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और खास तौर पे आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं कि किस कठिनाइयों से ये जवान गुजरे हैं और खास तौर पे जो इनकी प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, दुश्मनों को कैसे खास तौर पे मजा चकाना, और साथ ही साथ जो इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है इस पूरे दौरान, वो जो जज्बा है वो आज देश देख रहा है। करीब 3300 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जहां जहां पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, वहां वहां मुंह की खानी पड़ी। बहुत टफ था। हम बंकर में थे और बंकर से बहुत बुरी तरह से उनको जवाब दिया। हर एक महिला को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो एक पुरुष के मुताबिक अपने आप को भी देश की सेवा करने के लिए वो दिखा पाए अपने सारे जोश को, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो फौज में आना चाहती हैं। ना घर परिवार वालों को चिंता नहीं है। यहाँ पे हम फौज में आए हैं तो लड़ने के लिए आए हैं, जवाब देने के लिए आए हैं। जब भी टाइम मिलेगा अच्छा जवाब देंगे, उनका मनोबल डाउन करना है हमें। घर वालों के सवाल है, वाइफ, बेटा, मदर, फादर, सारे लोग आपको सपोर्टिव हमेशा रहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आपके किसी का भाई, किसी का फादर, किसी का हस्बैंड की फ्रंट पे लड़ रहा है। वतन के रखवालों का यही जोश और जज्बा दुश्मन की साजिशों पर भारी पड़ता है, क्योंकि युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाने वाले ये योद्धा पाकिस्तान को हराने वाले परमवीर हैं। आज तक ब्यूरो।